हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बिहार स्पेशल के सीरीज में आगे का पॉइंट देखते हैं। और अगला चैप्टर है हम लोग का बिहार की प्रमुख नदियों की सूची। तो इसके बारे में जानते हैं, बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं बिहार में कौन कौन सी नदियां हैं। ये है बीचों बीच जो बिहार के गया है वो है गंगा नदी। बिहार के बीचों बीच जो है वो गंगा नदी है। ये इधर से एंट्री करते और ऐसे एग्जिट कर रही है। उत्तर बिहार की नदियां देख लेते हैं मैप के द्वारा, फिर देख लेंगे उसके डिटेल में उसके बारे में। तो इधर से आती है, उत्तर प्रदेश से आती है ये घाघरा नदी और यहाँ पे आकर के सिवान में मिल जाती है। सिवान में एंटर करती है बिहार में और छपरा के आसपास, सारण जिला में छपरा में आकर के वो मिलती है गंगा नदी में और इंटर करती है कहाँ पे, घाघरा, तो सिवान नदी में ही इंटर कर जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी नदी है, गंगा नदी। बस इसका लोकेशन याद करना कि किधर से किधर जा रही है गंगा नदी। गंडक नदी, तो गंडक नदी यहाँ इंटर कर रही है पश्चिम चंपारण में और पश्चिम चंपारण से आती है यहाँ पूर्वी चंपारण होते हुए मुजफ्फरपुर और छपरा का बाउंड्री बनाते हुए हाजीपुर के पास, यहाँ पे हाजीपुर में मिल जा रही है गंडक गंगा में और एंटर कर रही है पश्चिम चंपारण में। उसके आगे एक नदी है बूढ़ी गंडक, तो ये पश्चिम चंपारण में एंटर कर रही है और ये भी पूर्वी चंपारण होते हुए मुजफ्फरपुर के बीचों बीच से जाती जाती आती है यहाँ समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया में भी जाती है कुछ और मुंगेर के पास जा करके गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे मुंगेर में जाके गंगा के पास मिल जाती है। और आगे देख लेते हैं, ये लंबा बहुत दूरी तय कर रही है बूढ़ी गंडक, यहाँ से चल रही है और यहाँ से होते हुए ऐसे यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट है बागमती, इस नदी को देखते हैं। तो बागमती नदी नेपाल से निकलती है, सीतामढ़ी में एंट्री करती है। बागमती नदी नेपाल से आते हुए सीतामढ़ी में एंट्री करती है। फिर उधर से आती है, यहाँ पे छोटा सा है जिला शिवहर के बाद बागमती इधर आ जाती है मुजफ्फरपुर में 3 नदियां आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, गंडक भी आ रही है, बूढ़ी गंडक भी आ रही है, बागमती भी आ रही है। और फिर उसके बाद आती है ये समस्तीपुर में आके मिल जाती है समस्तीपुर। उसके आगे है बेगूसराय और बेगूसराय में आके मिल जाती है बूढ़ी गंडक में। यहाँ पे बागमती आकर मैप के अनुसार यहाँ बूढ़ी गंडक में मिल जा रही है बेगूसराय में। उसके आगे एक नदी है खर्चा नदी इंटर कर, ये भी सीतामढ़ी में इंटर कर रही है और दरभंगा होते हुए ये जा करके सब यहाँ पे है कोसी नदी। तो कोसी नदी में ये क्या कर रही है, कोसी नदी में मिल जा रही है कौन सा, तो खर्चा नदी जो इंटर कर रही है सीतामढ़ी में। ये वाली नदी खर्चा नदी आकर के मिल जा रही है कोसी में, कहाँ पे, तो सहरसा में। उसके आगे है ये वाली नदी, ये भी नेपाल से निकल रही है, मधुबनी से आ रही है और मधुबनी से आ करके इसकी सहायक है कोसी की, इसीलिए इसको सप्त कोसी कहा जाता है। बहुत सारी नदियाँ से मिलती हैं ऊपर। तो ये नदी भी आ करके मिल जा रही है सहरसा में कोसी नदी में। 2 नदियाँ इधर से आ करके पश्चिम साइड से कोसी में मिल जा रही हैं सहरसा में। और कोसी नदी भी नेपाल से निकल रही है, सुपौल में एंट्री कर रही है। यहाँ पे है सुपौल के लिए ये एक तरह से बहुत ज़्यादा वहाँ के लिए स्ट्रोक का काम करती है। सुपौल में एंटर करती है, सुपौल मधेपुरा सहरसा होते हुए खगड़िया के बाद इधर जाके गंगा मिलती है। कटिहार से थोड़ा सा पहले जाके गंगा मिल जाती है। यहाँ पे मिल रही है कोसी नदी। ये वाला एरिया है भागलपुर, तो भागलपुर और कटिहार के बाउंड्री पे जा करके मिल जा रही है कोसी नदी गंगा में। फिर आगे देख लेते हैं नदी
ये है, ये वाली नदी, ये भी कोसी की सहायक है, ये भी खगड़िया में जाकर के कोसी में मिल जा रही है। उसके आगे है कि ये इस सहायक नदी से एक और नदी निकल रही है, ये भी आकर के कोसी में मिल जा रही है। कोसी में 1 2 3 4 5 नदियाँ, 6 नदियाँ कोसी का सहायक का काम कर रही हैं। उसके आगे ये देख लेते हैं, ये वाली नदी अररिया में इंटर करती है और कटिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है, गंगा में मिलती है। मतलब बिहार में ये गंगा में नहीं मिलती है। फिर है ये लास्ट की कोनकई नदी। तो कोनकई नदी इंटर करती है किशनगंज में, और ये भी बाउंड्री होते होते चल जाती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। यहाँ पर तो नाम नहीं दिया इसका, मुझे लग रहा है महानंदा होना चाहिए क्योंकि लास्ट में वही नदी है। ये कोनकई है। आगे नीचे देख लेते हैं इसका दक्षिण बिहार का नदियाँ। तो दक्षिण बिहार की नदियाँ में है, ये गंगा हो गया, और इधर से यूपी से आके एक नदी मिल रही है यहाँ आरा के पास, आरा से थोड़ा सा पहले, आरा जिला में एक नदी ये है सोन, जो कहाँ से आ रही है, और ये एमपी और झारखंड होते हुए ये सीमा बनाती है झारखंड और बिहार का, और ये जा रही है कहाँ पे, सासाराम से होते हुए, सासाराम यानी रोहतास अरवल आरा होते हुए जा करके पटना में मिल जा रही है ये। तो पटना में मिल जा रही है सोन नदी, जो झारखंड और बिहार पे सीमा भी बना रही है, एमपी से आते हुए आ रही है ये नदी सोन। नेक्स्ट है पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी भी झारखंड से आ रही है, और ये औरंगाबाद में एंट्री करती है। पुनपुन कहाँ एंट्री करती है, बिहार में, औरंगाबाद में। और सोन नदी कहाँ एंट्री करती है, रोहतास में। और पुनपुन जाती है जहानाबाद अरवल होते हुए, ये जा करके यहाँ पर ये भी मिल जा रही है। ये पटना में ये भी मिल जा रही है, गंगा में मिल जा रही है, पटना से आगे पटना ही जिला में मिल जा रही है गंगा में, पुनपुन। नेक्स्ट है और फल्गु और ये दोनों जाके, ये फल्गु नदी है जो गया में एंट्री करती है। पुनपुन औरंगाबाद में, और फल्गु गया में एंट्री कर रही है। ये नदी है धद्धर नदी है। ये नदी भी झारखंड से निकल रही है, और ये गया में एंट्री कर रही है, और गया से होते हुए ये जा करके कहाँ मिल जा रही है, तो बेगूसराय लखीसराय होते हुए जाके गंगा मिल रही है। ये बहुत लंबा दूर चली है, गया से निकल के बिहार शरीफ होते हुए फिर पटना के जिला में भी कुछ जाती है, उसके बाद बेगूसराय लखीसराय होते हुए जाके पटना मिल जाता है। इधर भी एक नदी है बडुआ नदी। इधर बहुत कम नदियाँ हैं क्योंकि इधर पठारी एरिया है। तो इधर बडुआ नदी है एक, जो जमुई बांका में बहती है और भागलपुर में जाके मिल जाती है। आगे देख लेते हैं इसका डिटेल। में देखते हैं कि बिहार देश के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार देश के भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पठार से घिरा है, जो यहाँ बहने वाली सभी नदियों का स्रोत है। हालांकि यह पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ राज्य है, लेकिन यह जल संसाधनों, भूजल और सतही जल संसाधनों दोनों में बहुत समृद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा। तो गंगा जो बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, यह बिहार की मुख्य नदी है, जो चौसा से राज्य में प्रवेश करती है। चौसा जो बक्सर में है, और भोजपुर और सारण जिले की सीमा बनाती है। भोजपुर का मुख्यालय आरा है, तो वहीं भोजपुर और सारण जिले की सीमा बनाती है। गंगा चौसा में मिलती है। सहायक नदियाँ इसकी गंगा की हैं गंडक, बागमती, कोसी, काली, सोन, कर्मनाशर, पुनपुन इत्यादि प्रमुख नदियाँ इनकी सहायक हैं। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी सेतु का निर्माण उत्तर बिहार को शेष बिहार से जोड़ने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किया गया था उत्तर बिहार को शेष बिहार से जोड़ने के लिए, और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा बनाया गया था। जो महात्मा गांधी सेतु पुल है, पटना से हाजीपुर जाता है,
तो वो नेशनल हाईवे 19 को जोड़ा है उसने, उस पुल ने से नेशनल हाईवे 19 को जोड़ा गया है। अगला देखते हैं घाघरा या सरयू नदी के बारे में। तो घाघरा और सरयू नदी के बारे में जानते हैं हम। यह नेपाल के नामपा से निकलती है। घाघरा सरयू नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के नामपा से निकलती है और गोपालगंज में बिहार में प्रवेश करती है तथा छपरा में प्रवेश करती है तथा छपरा में गंगा नदी से मिलती है। यह हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए एक पवित्र नदी है। घाघरा या सरयू नदी हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पवित्र है और निकलती है नेपाल के नमपा से, गोपालगंज में बिहार में प्रवेश करती है और छपरा में जाकर के मिल जाती है। अगला नदी है गंडक। तो यह नेपाल के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर से निकलती है। गंडक कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर से निकलती है और नेपाल में त्रिवेणी शहर के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो नेपाल में त्रिवेणी एक शहर का नाम है, वहाँ पे प्रवेश करती है भारतीय क्षेत्र में कौन सी नदी? तो गंडक नदी। यह दक्षिण दिशा में बहती है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। यूपी और बिहार के बीच सीमा कौन नदी बनाती है? तो गंडक। और झारखंड बिहार के बीच सीमा कौन नदी बनाती है? तो सोन। तो गंडक यूपी बिहार के बीच सीमा बना रही है और धौलागिरी से निकल रही है। यह बिहार के पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली जिले में अपना पानी बहाते हुए जाकर के गंगा में मिल जाती है गंडक नदी। आगे देख लेते हैं त्रिवेणी नहर के बारे में। त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से पानी मिलता है और त्रिवेणी नहर को पानी कहाँ से मिलता है? तो गंडक नदी से। तो गंडक नदी पर ही त्रिवेणी नहर बनाया गया था और त्रिवेणी एक शहर भी है जहाँ से इंटर करती है ये गंडक नदी। त्रिवेणी शहर नेपाल में है, वहाँ पे इंटर करती है। मैप में भी इसको दिया हुआ है पूरा डिटेल में। नेक्स्ट नदी है बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक के बारे में देखते हैं। यह नदी सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। जो बूढ़ी गंडक नदी है कहाँ से निकलती है? तो बिहार से ही निकल रही है, सोमेश्वर पहाड़ियों से, और गंडक नदी के समानांतर बह रही है, इसीलिए इसका नाम बूढ़ी गंडक है। तथा पश्चिम चंपारण जिले के बिशंभरपुर के पास चौतरवा चोर से बिहार में प्रवेश करती है। जो बूढ़ी गंडक है सोमेश्वर पहाड़ से निकलती है और पश्चिम चंपारण जिले के बिशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से बिहार में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट है कि यह पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय से होकर बहती है। कहाँ कहाँ से बहती है? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय, और जाके फाइनली खगड़िया में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? तो बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में नदी में मिल जाती है, गंगा मिल जाती है। आगे है बागमती। तो बागमती के बारे में देखते हैं। इस मैप में भी दिखाया गया है। बागमती नदी क्या करती है? तो यह नेपाल में शिवपुरी पहाड़ियों की श्रृंखला से निकलती है। बागमती कहाँ से निकलती है? तो नेपाल में शिवपुरी पहाड़ियों की श्रृंखला से निकलती है और सीतामढ़ी के सोरवतिया गांव में बिहार में प्रवेश करती है। सीतामढ़ी के यहाँ पे है सीतामढ़ी, पूर्णिया, दरभंगा से पहले ये वाला एरिया है, नहीं पता लग रहा, ये सीतामढ़ी का है। तो यहाँ पे प्रवेश कर जाती है बिहार में। कौन सा? तो बागमती। और यह मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर से होकर बहती है। यह बिहार की एक 12मासी है। बागमती कैसे नदी है? 12मासी, सालों भर इसमें पानी रहता है। लाल बकैया और लखनदेई इसकी सहायक नदी है। बागमती की सहायक कौन है? तो लाल बकैया और लखनदेई। और ये कहाँ बिहार में प्रवेश करती है? तो सीतामढ़ी में। निकलती कहाँ से है? तो शिवपुरी पहाड़ियों से। लाल बकैया, लखनदेई इसकी सहायक नदियां हैं। यह बदला घाट में कोसी नदी से मिल जाती है। तो जो बागमती है वो बदला घाट एक जगह है, वहां पे जाकर के कोसी से मिल जाती है, कोसी की सहायक है। नेक्स्ट है कमला। तो कमला नदी नेपाल में
सिंधु लियागढ़ी के पास महाभारत पर्वतमाला से निकलती है। कमला नदी कहाँ से निकलती है? कमला नदी नेपाल में सिंधुलिया गढ़ी के पास महाभारत पर्वतमाला से निकलती है। यह मधुबनी जिले के जयनगर कस्बे से बिहार में प्रवेश करती है। कमला नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो मधुबनी जिले के जयनगर कस्बे से बिहार में प्रवेश करती है। जयनगर कस्बे के पास राज्य सरकार द्वारा कमला बैराज का निर्माण किया गया है। जयनगर कस्बे के पास ही राज्य सरकार द्वारा कमला बैराज का निर्माण किया गया है कमला नदी पर, और मधुबनी जिले में ये प्रवेश करती है। आगे हैं धौरी, सोनी, बलान और त्रिशूला इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। धौरी, सोनी, बलान और त्रिशूला। धौरी, सोनी, बलान और त्रिशूला कमला की सहायक नदियां हैं। यह मधुबनी में प्रवेश करती है और इसी नदी पे बनाया गया है कमला बैराज परियोजना जयनगर में। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, महानंदा नदी। तो यह सिक्किम से निकलती है। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है और पूर्णिया से बिहार में प्रवेश करती है। यह अपने ऊपरी मार्ग में बंगाली और हिंदी भाषी क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण पूर्व की ओर भाषाई सीमा बनाती है। तो यह बंगाली और हिंदी भाषा क्षेत्र के बीच महत्वपूर्ण पूर्व की ओर भाषाई सीमा बनाती है, क्योंकि उधर पश्चिम बंगाल में बंगला और इधर हिंदी, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन कर रहा है? बंगाल और बिहार में। तो महानंदा नदी, जैसे यूपी और बिहार में बाउंड्री कौन बना रहा था? तो घाघरा नहीं, गंडक था, गंडक नदी। और उसी तरह से बिहार और पश्चिम बंगाल में कौन है? तो महानंदा। इसकी सहायक नदियां हैं बालसन, रतवा और कंकई। बालसन, रतवा और कंकई इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। यह बांग्लादेश के नवाबगंज जिले में गंगा में मिलती है। बालसन, रतवा, कंकई। बालसन, रतवा, कंकई इसकी सहायक नदियां हैं किसकी? तो महानंदा की। और यह बांग्लादेश की नवाबगंज जिले में गंगा में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है सोन। जब सोन नदी के बारे में देखते हैं कि यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और यह मनेर में जाकर के गंगा में मिल जाती है। और यह सोन नदी भी सीमा बनाती है किसके बीच? बिहार झारखंड के बीच। और यह मनेर में गंगा मिलती है, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, रोहतास जिले में ये बिहार में एंट्री करती है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। सोन की सहायक नदियां कौन हैं? तो रिहंद और उत्तरी कोयल। रिहंद और उत्तरी कोयल नदी इसकी सहायक नदियां हैं किसकी? सोन की। आगे है कि बाढ़ को रोकने के लिए डेहरी और इंद्रपुरी बैराज में एनीकट बनाया गया है। बाढ़ को रोकने के लिए डैम बनाया गया है, जो कहाँ है? तो डेहरी में और इंद्रपुरी बैराज में एनीकट बनाया गया है। आगे देखते हैं कोसी नदी। तो कोसी नदी के बारे में जानते हैं। कोसी कुल 74,030 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र को सिंचित करती है, जिसमें से केवल 11,410 वर्ग किलोमीटर भारत में है और शेष 62,620 वर्ग किलोमीटर तिब्बत और नेपाल में है। यह एक बर्फ से भरी नदी है और इसलिए 12मासी है। और भारतीय क्षेत्र में आने वाला जल ग्रहण क्षेत्र बिहार के कई जिलों में फैला हुआ है, जैसे मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। आगे देखते हैं इसके बारे में। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, मतलब लगभग उत्तर बिहार के बहुत सारे जिलों को कवर करती है। कोसी हिमालय से भारी मात्रा में गाद लाती है, तो ज़्यादातर जुलाई से सितंबर के महीनों के बीच आती है। कोसी में ज़्यादातर गाद कौन महीना में आता है? तो जुलाई से सितंबर, वर्षा के महीना में। मैदानी इलाकों में नदी के बहने पर गाद का भार नदी के तल में जमा हो जाता है और इसके कारण नदी के किनारे टूट जाते हैं और उसका मार्ग बदल जाता है। और गाद के अत्यधिक जमाव के कारण धीरे धीरे चैनल क्षमता में कमी आई है और नदी के तल में बहुत सारे उथले पानी और द्वीप बन गए हैं। तो समय अंतराल के बाद क्या हुआ कि नदी में बहुत सारे गाद जमा होते होते छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप बन गए हैं और ये अपना रास्ता भी हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि गाद जमा करते करते बीच के भाग ऊंचे हो जाते हैं, वो द्वीप जैसे हो जाते हैं।
और पानी इधर उधर से तलछट काट के बहते रहता है। आगे देखते हैं कि मानसून के दौरान अत्यधिक मात्रा में गाद के जमाव के कारण कोसी नदी ने पिछले 250 वर्षों में अपना मार्ग लगभग 112 किलोमीटर पश्चिम की ओर बदल दिया है। 250 वर्षों में 112 किलोमीटर पश्चिम ये शिफ्ट हो गया है कोसी। भारत की कई नदियों के विपरीत कोसी नदी का कोई निश्चित बाढ़ मैदान नहीं है। बाढ़ की समस्या तब और बढ़ जाती है जब गंगा भी उसी समय बाढ़ में होती है और कोसी नदी का उद्गम अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप गंगा का पानी कोसी में वापस चला जाता है। तो उसका कोसी नदी का उद्गम अवरुद्ध होने के कारण गंगा का भी पानी, क्योंकि गंगा भी बाढ़ग्रस्त होती है तो उसका भी पानी कोसी में चला जाता है और बाढ़ और भयानक हो जाती है। आगे देखते हैं कि कोसी नदी के बाएं किनारे के जिले बाढ़ प्रवण हैं। जो बाएं किनारे के हैं उनके तो वो क्या है कि उनमें बाढ़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनमें हैं सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया और कटिहार। ये हैं कोसी जिले के मतलब बिहार के मैप में देखे जाए तो उत्तर पूर्वी जिले हैं। तो जो कोसी के उत्तर बाएं साइड है अर्थात बिहार के उत्तर पूर्वी साइड में है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। ये बाढ़ प्रवण हैं। और कोसी नदी के दाएं किनारे जो जिले हैं वो भी बाढ़ प्रवण है कुछ उनमें, जिनमें है कि मधुबनी, दरभंगा और खगड़िया। तो दाएं साइड में 3 हैं, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, लेकिन बाएं साइड के लगभग सभी जिले हैं जो इसके प्रभाव में हैं। आगे देख लेते हैं पुनपुन नदी के बारे में। तो पुनपुन नदी है हजारीबाग पठार से निकलती है और गंगा फतुहा नदी में मिल जाती है। पुनपुन निकलती है हजारीबाग पठार से झारखंड से और गंगा फतुहा नदी में ये मिल जाती हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं पुनपुन की दोरधा, ब्यूटेन, मदार और मुरहा। दोरधा, ब्यूटेन, मदार और मुरहर किसकी सहायक नदियां हैं? तो पुनपुन की। दोरधा, ब्यूटेन, मदार और मुरहर पुनपुन की सहायक नदियां हैं। यह झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और झारखंड और बिहार के भारतीय राज्यों के चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना जिलों से होकर बहती है। और पुनपुन ये औरंगाबाद में एंटर करती है बिहार के और गया, पटना जिलों से होकर ये जाती है। नदी का उल्लेख वायु और पद्य पुराणों में कहा गया महात्म्य के संबंधों में पुनः पुनः के रूप में किया गया है। तो इसको वायु और पद्य पुराणों में पुनः पुनः लिखा गया है। अब इसको हम लोग पुनपुन के नाम से जानते हैं, जिसका पुनः पुनः संवादी रूप है। आगे देखते हैं फल्गु नदी के बारे में। तो फल्गु नदी निरंजना नदी का ही दूसरा नाम है। निरंजना नदी का ही दूसरा नाम है फल्गु नदी। यह हिंदू और बौद्धों के लिए एक पवित्र नदी है। हिंदू मान्यता के अनुसार नदी के तट पर पिंडदान या धार्मिक समारोह किया जाता है ताकि मृतकों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सके। मोहनी नदी की मुख्य सहायक नदी है। फल्गु की सहायक नदी कौन सी है? तो मोहनी। नेक्स्ट नदी है कर्मनाशा। कर्मनाशा के बारे में देखते हैं। यह रोहतास पठार से निकलती है। कर्मनाशा कहाँ से निकलती है? रोहतास पठार से निकलती है और चौसा के पास गंगा नदी में मिलकर लंबी दूरी तक उत्तर बिहार की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की दूरी की सीमा और लंबा दूरी तक सीमा कौन बनाता है? तो कर्मनाशा नदी है, जो कैमूर में भी है और ये रोहतास पठार से निकलती है और जाके चौसा में, बक्सर में गंगा के पास ये मिल जाती है। मुख्य इसकी सहायक नदियां हैं कर्मनाशा की दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करुरती, नादी और खजुरी। दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करुरती, नादी और खजुरी इसकी प्रमुख नदियां हैं। आगे देखते हैं किउल नदी। तो जीआईएस के अनुसार किउल हरोहर नदी प्रणाली बिहार और झारखंड में 17,225 वर्ग किलोमीटर और बिहार में 12,806 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल निकासी करती है। नदी प्रणाली का ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र छोटा नागपुर पठार में स्थित है। जो नदी प्रणाली का ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में स्थित है।
जिसकी विशेषता है कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों और ढलाने हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ और ढलाने हैं, जिनमें अवसाद और घाटियाँ हैं। इनमें अवसाद और घाटियाँ भी हैं। आगे देख लेते हैं। किऊल नदी बेसिन की बाढ़ की समस्या उत्तर बिहार की नदी बेसिन की तरह बहुत गंभीर प्रकृति की नहीं है। हालांकि जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के दौरान अचानक बाढ़ आ जाती है किऊल नदी में भी, पर ऐसा नहीं है कि उत्तर बिहार की तरह भयावह हो। किऊल और हरहर नदियां अपने निचले इलाकों में लगभग पहाड़ियों पर बहती हैं। किऊल और हरहर नदियां जो हैं अपने निचले इलाकों में लगभग पहाड़ियों पे बहती हैं। आगे है चांदन नदी। तो चांदन नदी के बारे में देखते हैं। यह बेसिन अक्षांश 244 उत्तर से 240 उत्तर से 220 उत्तर तथा देशांतर 840 से 870 पूर्व के बीच में स्थित है। बेसिन का जल निकासी स्वतंत्र रूप से चांदन नदी और चीड़ द्वारा किया जाता है। जो चांदन नदी है इसका निकासी स्वतंत्र रूप से चांदन नदी और चीड़ द्वारा किया जाता है। बिलासी नदी चांदन नदी के बाईं ओर लगभग समानांतर बहती है और चांदन में गिरती है, जो अंततः गंगा में जाके मिल जाती है। आगे देखते हैं कि चांदन बिलासी ये तीनों नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को एक बेसिन के रूप में समूहीकृत किया गया है। यह नदी झारखंड राज्य के देवघर की पहाड़ियों से 274 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है और 110 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जमुनिया नाला के माध्यम से गंगा नदी से मिलने से पहले डेल्टा नदी की विशेषता वाली कई छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है। चांदन की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उरहनी, कुलदार और छतरी इत्यादि, और ये सब नदियां निकलती है कहाँ? झारखंड के देवघर से। आगे देखते हैं बिहार के झरने और गर्म पानी के झरने। बिहार के झरने कौन से हैं? तो उसमें देखते हैं सबसे पहले ककोलत झरना। ककोलत झरना कहाँ स्थित है? तो नवादा में स्थित है और नवादा से लगभग 33 किलोमीटर दूर स्थित है। ककोलत झरना नवादा से लगभग 33 किलोमीटर दूर स्थित है। और उसके बाद हम देखते हैं इसकी पानी 160 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ककोलत की हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग के राजा को अजगर का रूप धारण करने और यहाँ झरने में रहने का श्राप मिला था। जब पांडव अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर आए तो अजगर राजा ने श्राप से मुक्ति पा लिया और उसके बाद राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी व्यक्ति झरने में स्नान करेगा उसका पुनर्जन्म कभी भी सांप के रूप में नहीं होगा। आगे देखते हैं करकट जलप्रपात। तो करकट जलप्रपात के बारे में जानते हैं। यह बिहार के कैमूर जिले में कैमूर पहाड़ियों के पास स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जलप्रपात के पास स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य भी इसी जलप्रपात के पास है, करकट जलप्रपात। नेक्स्ट है तिलहर जलप्रपात। यह बिहार के कैमूर जिले में बीटी रोड के पास स्थित है। पानी बहुत ऊंचाई से बहुत गहरे कुंड में गिरता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि बहुत ऊंचाई से झरना कुंड में अंडर करंट का प्रवाह पैदा करता है, जिससे स्नान करने वाले और तैराक कुंड में जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि वहां पे बहुत नीचे गिरने के बाद वो अंडर करंट का निर्माण कर देता है। तिलहर जलप्रपात ये कैमूर जिला में है। आगे देखते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो बिहार में बहुत सारे खनिज हैं और ऊर्जा संसाधन, इसको अब हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए अपना।